स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल झार एग्जाम में। पिछले 2 पार्ट्स में हमने झारखंड के 8 जनजातीय विद्रोह को कंप्लीट किया है और आज जनजातीय विद्रोह के पार्ट 3 में हम आगे के 5 महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह को देखेंगे। इस पार्ट में हम हो विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह और सरदारी आंदोलन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं हो विद्रोह से। ये बात है 1820-21 की। हो जनजाति के लोग सुना है कमाल के लड़ाके थे, इतने कि मुगलों जैसी बड़ी सल्तनत भी उन पर कभी पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाई। बिल्कुल सही कहा आपने। उनकी पहचान ही उनका लड़ाकू और स्वतंत्र स्वभाव था। अच्छा। वो सिंहभूम के कोल्हान क्षेत्र में रहते थे और अपनी आजादी से कोई समझौता नहीं करते थे। इसीलिए वो किसी भी राजा या जमींदार को टैक्स नहीं देते थे। किसी को भी नहीं? किसी को नहीं। उनकी इसी निडरता और लड़ाकू प्रवृत्ति के कारण एक अंग्रेज अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट टिकेल। उन्होंने उन्हें लड़का कोल कहा था। लड़का कोल? जी, लड़का का मतलब ही है लड़ाकू। तो जाहिर है उनके इसी स्वाभिमान पर चोट की गई होगी। बिल्कुल, सीधा हमला वहीं हुआ। आग तब लगी जब 1820 में पोढ़ाहाट के राजा घनश्याम सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने हो लोगों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए कंपनी से मदद भी मांग ली। जी, ये हो लोगों के लिए एक सीधा धोखा था। मतलब उनके अपने ही क्षेत्र का राजा बाहरी ताकतों को बुला रहा था उन्हें दबाने के लिए। और अंग्रेज तो ऐसे मौकों की तलाश में ही रहते थे। हाँ, राजा के कहने पर मेजर रफसिज अपनी पूरी सेना लेकर कोल्हान में घुस गए। तो फिर युद्ध हुआ होगा? एक भयंकर युद्ध हुआ। 1820 में चाईबासा के पास रोरो नदी के किनारे हो लोगों ने अपने पारंपरिक हथियारों से सामना किया, लेकिन अंग्रेजों की बंदूकें वो भारी पड़ी और वो जीत गए। लेकिन क्या एक हार से लड़का कोल का जज्बा ठंडा पड़ गया? मुझे तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। उत्तरी कोल्हान ने भले ही टैक्स देना मान लिया हो, लेकिन दक्षिणी कोल्हान के लड़ाकों ने संघर्ष जारी रखा। अच्छा। उनके इस लगातार विरोध को कुचलने के लिए 1821 में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक और भी बड़ी सेना भेजी गई। तो आखिर में उन्हें संधि करनी पड़ी? हाँ, भारी सैन्य दबाव के चलते उन्हें संधि करनी पड़ी और उन्होंने प्रति हल 8 आना कर देना स्वीकार कर लिया। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती, सही कहा ना मैंने पढ़ा है कि इस विद्रोह का असर बहुत बाद तक रहा। जी हाँ, हो लोगों का संघर्ष रुका नहीं। उन्होंने 1831-32 के कोल विद्रोह में भी जोर शोर से हिस्सा लिया। अच्छा, तो ये कड़ियां जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, और इस लगातार विरोध ने अंग्रेजों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सिर्फ सैन्य ताकत से इस इलाके पर राज नहीं किया जा सकता। इसी का नतीजा था विल्किंसन रूल। हाँ, विल्किंसन रूल। ये क्या था? क्या ये आदिवासियों की सच्ची जीत थी या फिर अंग्रेजों की एक चाल? बहुत दिलचस्प सवाल है। ये एक तरह से दोनों ही था। 1837 में कैप्टन विल्किंसन के अभियान के बाद जब हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया तो अंग्रेजों ने कोल्हान को एक अलग प्रशासनिक इकाई बनाया। कोल्हान सेपरेट स्टेट? जी, और वहां विल्किंसन रूल लागू किया, जिसने हो लोगों की पारंपरिक मुंडामान की शासन व्यवस्था को मान्यता दे दी। तो एक तरफ तो ये उनकी स्वायत्तता की जीत हुई। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ ये अंग्रेजों की एक चतुर रणनीति भी थी। उन्होंने पारंपरिक व्यवस्था को अपने राज का हिस्सा बना लिया, जिससे भविष्य के विद्रोहों की संभावना वो कम हो जाए। तो हो विद्रोह ने एक तरह से भविष्य के आंदोलनों की नींव रखी। एक ऐसा संघर्ष जिसने अंग्रेजों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल, और हो विद्रोह से जो गुस्सा जमीन के नीचे दबा रह गया था, वो सिर्फ 10 साल बाद एक कई ज्यादा बड़े, संगठित और भयानक रूप में फटा, जिसे हम कोल विद्रोह के नाम से जानते हैं। जी, कोल विद्रोह 1831-32। हाँ, कोल विद्रोह का पैमाना तो बहुत ही बड़ा था। इतिहासकार चार्ल्स मेटकॉफ ने तो यहाँ तक कहा था कि ये सिर्फ किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि आदिवासियों की आजादी की लड़ाई थी। और उनका मकसद था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। तो इसके कारण इतने गहरे क्यों थे? इसके कारण कई परतों में थे। एक तो जमींदार और दिकू यानी बाहरी लोग, वो आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर रहे थे और उनका भयानक शोषण कर रहे थे। ये दिकू शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक भावना थी। ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता था जो बाहर से आकर उनकी जमीन, जंगल और संस्कृति को दीमक की तरह चाट रहे थे, जैसे साहूकार, जमींदार, ठेकेदार।
और मैंने पढ़ा है कि एक टैक्स ने इस आग में घी का काम किया, हड़िया पर टैक्स। हाँ, 1824 में लगाया गया पचवई कर। और ये सिर्फ एक टैक्स नहीं था, ये समझने वाली बात है। हड़िया उनके सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का एक अटूट हिस्सा है। तो इस पर टैक्स लगाना वैसा ही था जैसे किसी की पूजा पाठ पर टैक्स लगा देना। बिल्कुल, ये सिर्फ आर्थिक हमला नहीं था, बल्कि उनकी सांस्कृतिक अस्मिता पर सीधा हमला था। और फिर दो ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने इस सुलगती चिंगारी को शोला बना दिया। जी, पहली घटना थी सोनपुर में सिंह राय मानकी के साथ हुआ अन्याय। उनकी जमीनें छीनकर सिखों को दे दी गईं। और उनकी दो बहनों का अपहरण कर उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया गया। हाँ, और दूसरी घटना सिंहभूम में सुरगा मुंडा के साथ हुई, जहां जफर अली नाम के एक दिकू ने उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया था। ये दोनों घटनाएं आत्मसम्मान पर ऐसा प्रहार थीं जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। बिल्कुल। इसके बाद तो विद्रोह भड़कना तय था। तमाड़ के एक गांव में सभा हुई और बदला लेने की कसम खाई गई। किसके नेतृत्व में? सिंगराय मानकी और सुरगा मुंडा के नेतृत्व में 700 आदिवासियों ने हमला करके जफर अली और उसके साथियों को मार दिया। और विद्रोह का संदेश फैलाने के लिए तीर को प्रतीक बनाया गया। जी हाँ, सोचिए, एक गांव से दूसरा गांव तीर पहुंचाया जा रहा है। ये बगावत का एक खामोश लेकिन बहुत शक्तिशाली ऐलान था। ये विद्रोह कहां-कहां तक फैला? छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम से लेकर मानभूम तक। बस हजारीबाग का क्षेत्र इससे अछूता रहा। और इसी विद्रोह से एक महान नायक उभरे, बुधू भगत। अंग्रेजों ने उन पर 1000 रुपए का इनाम रखा था। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम थी। हाँ, ये दिखाता है कि अंग्रेज बुधू भगत से कितना खौफ खाते थे। बिल्कुल, वो उन्हें सिर्फ एक बागी नेता नहीं बल्कि एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर देख रहे थे, जो लोगों को गुरिल्ला युद्ध मतलब छापामार लड़ाई की ट्रेनिंग दे रहा था। वो जानते थे कि अगर बुधू भगत को नहीं रोका गया तो ये विद्रोह उनके काबू से बाहर हो जाएगा। इसीलिए कैप्टन इम्पे को एक पूरी सेना के साथ भेजा गया, सिर्फ एक गांव को घेरने के लिए। 13 फरवरी 1832 को सिलागाई गांव में बुधू भगत अपने बेटों हलधर और गिरधर के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। इस विद्रोह का अंत कैसे हुआ और इसका परिणाम क्या निकला? बुधू भगत की शहादत के बाद भी विद्रोह जारी रहा, लेकिन अंग्रेजों ने इसे बेरहमी से कुचल दिया। कैप्टन विल्किंसन इसमें मुख्य था। पर इस विद्रोह ने अंग्रेजों को हिला जरूर दिया होगा। बहुत ज्यादा। उन्हें समझ आ गया कि इस इलाके को सामान्य तरीके से नहीं चलाया जा सकता। तो 1834 में उन्होंने एक नई प्रशासनिक इकाई बनाई, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी, यानी SWFA। जी, इसे आप एक तरह का हाई अलर्ट जोन समझ सकते हैं, जिसका पूरा कंट्रोल सीधे बड़े अफसरों के हाथ में था, ताकि भविष्य में ऐसा कोई विद्रोह फिर से सर ना उठा सके। कोल विद्रोह की ठीक बाद 1832-33 में एक और चिंगारी भड़की, भूमिज विद्रोह या गंगा नारायण का हंगामा। इसकी कहानी क्या थी? इसकी कहानी बदले की कहानी है। मतलब ये एक पारिवारिक और उत्तराधिकार के विवाद से शुरू हुई। अच्छा, कैसे? राजा की मृत्यु के बाद उनके 2 बेटों में गद्दी को लेकर झगड़ा हुआ। अंग्रेजों ने एक भाई रघुनाथ सिंह का साथ दिया। दूसरे भाई थे लक्ष्मण सिंह, जिन्हें आदिवासी अपना असली हकदार मानते थे। उन्हें जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। और गंगा नारायण सिंह इन्हीं लक्ष्मण सिंह के बेटे थे। तो ये उनके लिए बहुत व्यक्तिगत लड़ाई बन गई। हाँ, ये उनके पिता के साथ हुए अन्याय का बदला था। और तात्कालिक कारण बना दीवान माधव सिंह। उसने क्या किया? उसने गंगा नारायण की जागीर छीन ली और उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। तो 26 अप्रैल 1832 को गंगा नारायण ने माधव सिंह की हत्या कर दी और यहीं से गंगा नारायण का हंगामा शुरू हो गया। क्या उन्हें बाकी जनजातियों का भी साथ मिला? जबरदस्त साथ मिला। कोल और हो जनजातियों ने उनका पूरा समर्थन किया। यहां तक कि कोल विद्रोह के बड़े नेता बिंद्राय मानकी भी उनके साथ आ मिले। ये दिखाता है कि ये सभी विद्रोह अंदर से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बिल्कुल। दुश्मन एक था, दिकू और अंग्रेज। लेकिन अंग्रेजी सेना के दबाव में गंगा नारायण को सिंहभूम भागना पड़ा। और उनका अंत बहुत नाटकीय ढंग से हुआ। हाँ, उन्होंने खरसावां के अंग्रेज समर्थक ठाकुर चेतन सिंह पर हमला किया। लेकिन 7 फरवरी 1833 को उसी लड़ाई में ठाकुर के सैनिकों ने उन्हें मार डाला। और कहानी का सबसे विभत्स हिस्सा ये है कि ठाकुर चेतन सिंह ने गंगा नारायण का सिर काटकर कैप्टन विल्किंसन को इनाम के लिए भेजा। एक सिर के बदले इनाम? ये उस दौर की क्रूरता को दिखाता है। बिल्कुल। इस काम के लिए चेतन सिंह को 5000 रुपए का इनाम मिला।
इस तरह गंगा नारायण का हंगामा खत्म हुआ। अब हम झारखंड के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले उन लोगों के लिए एक जरूरी जानकारी जो इन विषयों का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप झारखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमने खास तौर पर परीक्षाओं के लिए झारखंड कंप्लीट स्पेशल नोट्स तैयार किए हैं। ई बुक फॉर्मेट सिर्फ 149 रुपये में उपलब्ध है। अगर आप झारखंड जीके पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। चलिए अब बात करते हैं 1855-56 के संथाल विद्रोह की, जिसे हूल विद्रोह भी कहते हैं। इसे सिर्फ एक विद्रोह नहीं बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम सशस्त्र जनसंग्राम कहा जाता है। महान विचारक कार्ल मार्क्स ने इसे अपनी किताब दास कैपिटल में भारत की प्रथम जनक्रांति कहा था। जी। आखिर इस विद्रोह में ऐसा क्या खास था जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है? इस विद्रोह का पैमाना, इसकी ऑर्गेनाइजेशन और इसका लक्ष्य तीनों ही मतलब अभूतपूर्व थे। हूल का संथाली में मतलब होता है क्रांति या बगावत। और इसका नेतृत्व 4 भाइयों ने किया था, सिद्धो कान्हू, चांद, भैरव, और उनकी 2 बहनें फूलो और झानो। और उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, दिकुओं को भगाना, विदेशी राज खत्म करना और अबुआ राज यानी अपना राज स्थापित करना। मतलब वो सिर्फ कुछ रियायतें नहीं मांग रहे थे, वो पूरी आजादी चाहते थे। पूरी आजादी। और इसकी घोषणा हुई 30 जून 1855 को। आप उस दिन का माहौल सोचिए। भोगनाडी गांव में 400 गांवों के करीब 10,000 संथाल प्रतिनिधि जमा हैं। 10,000 लोग। हाँ, साल के पेड़ों के नीचे हाथों में तीर कमान और पारंपरिक हथियार लिए। और उनके नेता सिद्धो और कान्हू ऐलान कर रहे हैं कि ठाकुर जी यानी भगवान ने उन्हें खुद निर्देश दिया है कि आजादी के लिए हथियार उठा लो। ये सिर्फ एक विद्रोह का ऐलान नहीं था, वो एक आजाद देश की घोषणा थी। बिल्कुल। और उन्होंने सिर्फ घोषणा ही नहीं की, एक समानांतर सरकार भी बना ली। अच्छा। जी हाँ, ये सबसे क्रांतिकारी कदम था। सिद्धों को राजा बनाया गया, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति। ये तो अंग्रेजी हुकूमत को एक सीधी चुनौती थी। एकदम सीधी चुनौती कि अब हम तुम्हें नहीं मानते, हमारा अपना राज है। विद्रोह का संदेश फैलाने के लिए साल के टहनी गांव-गांव घुमाई जाती थी और नारा था अपना देश अपना राज। इस सीधी चुनौती पर अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया रही? उन्होंने इसे कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। 10 नवंबर 1855 से उस पूरे इलाके में मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ? जी। सिद्धो कान्हू को पकड़ने के लिए 10,000 रुपए का भारी भरकम इनाम रखा गया। मुख्य दमनकर्ता था कैप्टन अलेक्जेंडर। भयंकर लड़ाई हुई। और इस लड़ाई में इन वीरों का क्या हुआ? चारों भाइयों और दोनों बहनों ने अंत तक संघर्ष किया। सिद्धू को 1855 में पकड़कर फांसी दे दी गई। चांद और भैरव महेशपुर की लड़ाई में अंग्रेजों की गोली से शहीद हुए। और कान्हू? और आखिर में फरवरी 1856 में कान्हू को भी भोगनाडीह में फांसी पर लटका दिया गया। भले ही विद्रोह को क्रूरता से दबा दिया गया, लेकिन क्या इतने बड़े जन संग्राम का कोई असर नहीं हुआ? असर हुआ, और बहुत गहरा असर हुआ। अंग्रेजों को समझ आ गया कि संथालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विद्रोह के बाद यूल रूल लागू किया गया। और सबसे बड़ी बात, दामिनी कोह का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया। ये एक नया नॉन रेगुलेशन जिला था जहां आम कानून लागू नहीं होते थे। और आदिवासियों की पारंपरिक व्यवस्था को कुछ हद तक मान्यता दी गई। जी। एशली एडन इसके पहले उपायुक्त बने। ये संथालों के खून से खरीदी हुई एक बड़ी जीत थी। इसी विद्रोह की याद में आज भी 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। संथाल हूल के बाद भी संघर्ष का ये सिलसिला थमा नहीं। इसके बाद एक बिल्कुल अलग तरह का आंदोलन शुरू हुआ जो करीब 40 साल तक चला। सरदारी आंदोलन 1858 से 1895 तक। इसे मुल्की लड़ाई यानी मातृभूमि की लड़ाई भी कहते हैं। ये इतना लंबा क्यों चला और इसका स्वरूप क्या था? ये कोई अचानक भड़का हुआ हिंसक विद्रोह नहीं था, बल्कि एक धीमी, लंबी और कानूनी लड़ाई थी। और इसका कारण बहुत मार्मिक था। क्या कारण था? कोल विद्रोह के बाद बहुत से आदिवासी रोजी रोटी के लिए असम के चाय बागानों में काम करने चले गए थे। जब वो सालों बाद अपने घर, अपनी जमीन पर लौटे तो उन्होंने पाया कि उनकी जमीनों पर दिकुओं और जमींदारों ने कब्जा कर लिया है। तो ये आंदोलन अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की लड़ाई थी। बिल्कुल, अपनी जमीन वापस पाने। तो 40 साल की लड़ाई किन चरणों से गुजरी? इसे हम 3 चरणों में देख सकते हैं। पहला चरण 1858 to 81 पूरी तरह से भूमि आंदोलन था।
लोगों ने याचिकाएं दी, अर्जियां डालीं ताकि उनकी भूयेरी जमीन वापस मिल सके। इसका कुछ असर हुआ? हाँ, कुछ असर हुआ और 1869 में छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट बना। लेकिन ज़ाहिर है इससे उनकी सभी समस्याएं हल नहीं हुई। नहीं हुई। तो दूसरा चरण 1881 टू 90 शुरू हुआ, जो पुनर्स्थापना आंदोलन था। अब उनका लक्ष्य सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि अपने पुराने पारंपरिक मूल्यों और शासन व्यवस्था को फिर से स्थापित करना था। और तीसरा चरण? तीसरा चरण 1890-95 एक राजनीतिक आंदोलन बन गया। तब तक लोगों का अंग्रेजी अदालतों और ईसाई मिशनरियों दोनों से भरोसा उठ चुका था। तो फिर ये 40 साल लंबा आंदोलन अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि उनके पास कारण था, गुस्सा था, जमीन से जुड़ाव था, लेकिन एक करिश्माई और यूनिफाइंग नेता की कमी थी जो इस सारी ऊर्जा को एक सही राजनीतिक दिशा दे सके। और वो कमी बिरसा मुंडा ने पूरी की। बिल्कुल। सरदारी आंदोलन खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसका रूप बदल गया। जब 1895 में बिरसा मुंडा का उलगुलान शुरू हुआ, तो सरदारी आंदोलन की सारी ऊर्जा, सारा संघर्ष उसी में विलीन हो गया। मतलब उन्हें एक नेतृत्व मिल गया। हाँ, बिरसा मुंडा के रूप में उन्हें वो नेतृत्व मिल गया था जिसकी उन्हें दशकों से तलाश थी। तो आज इन पांचों विद्रोहों को देखकर एक पैटर्न साफ नजर आता है। एक स्थानीय अन्याय, जमीन और पहचान की लड़ाई, अंग्रेजों द्वारा क्रूर दमन, कुछ प्रशासनिक बदलाव। लेकिन शोषण का जो मूल कारण है वो बना रहता है। एकदम सही। और हर विद्रोह ने आने वाले संघर्ष के लिए एक नींव रखी। हाँ, लोगों के बिखरे हुए प्रतिरोध से लेकर कोल के संगठित सैन्य अभियान तक, संथालों की आज़ादी की घोषणा से लेकर सरदारों के लंबे कानूनी संघर्ष तक, ये सब एक ही लंबी कहानी के अलग अलग अध्याय थे। ये अध्याय थे झारखंड के अपने अबुआ राज को पाने के संघर्ष के। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये आंदोलन अपने अबुआ राज के सपने को पाने में उस वक्त सफल हो जाते, तो आज भारत का ये हिस्सा कैसा दिखता? एक सवाल जो इतिहास के पन्नों में हमेशा मौजूद रहेगा। If you like the video, please like, share and subscribe.